घर घर कांग्रेस जिताऊ अभियान के विशिष्ट अतिथि हमारे इस क्षेत्र के क्षेत्रीय सभापति हमारे नेता शेख फैजुल्लाह जी इस मंच पे बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र के नेतागण हमारे कार्यकर्तागण विभिन्न तबका के पर रहकर हमारे समाज को हमारे पार्टी को नेतृत्व देने वाले तमाम भद्र महिला एवं सज्जन आप तमाम में मेरा जय नेपाल का अभिवादन है, स्वीकारिए। आज इस गांव में मुझे उपस्थित होकर आप लोग के बीच में अपना मंतव्य रखने के लिए आप लोग ने मुझे जो मौका दिया है इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। ये गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव से हमारे परिवार का, इस नेपाली कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है। नेपाली कांग्रेस इस गांव से, इस सदियों से, 3 दशक से सेवा करने का मौका देते आया है। उसके लिए इस गांव के आप तमाम बुजुर्ग कार्यकर्ता, इस पूरे समाज को मैं और मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। नेपाली कांग्रेस पार्टी आप लोग हमारे परिवार को दशकों से सेवा करने का जो मौका दिया था, आपका सफलता की वजह से आज नेपाली कांग्रेस पार्टी इतनी ताकतवर बनी कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के केपी ओली को वो पसंद नहीं हुआ, वो खल गया। इतना खला कि इस क्षेत्र के नेता, आपके नेता, हमारे पिता आदरणीय मोहम्मद आफ्ताब आलम जी को और उनके भाई को झूठा मुद्दा लगाकर फंसाने का काम किया। ये वजह यही था कि सदियों से आपका और हमारे परिवार का जो संबंध रहा है, उस संबंध से नेपाली कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में नहीं, इस पूरे जिला में, तराई मधेश के पूरे इलाका में आप लोग का परचम लहरा है। उससे नाखुश होकर उस शक्ति को कमजोर करने के लिए पूरा एक मुहिम चला था और आज भी वो मुहिम आपके विरुद्ध में वो चल रहा है। इस ताकत को कमजोर करने के लिए, नेपाली कांग्रेस के सत्ता को कमजोर करने के लिए, नेपाली आप को कमजोर करने के लिए, इस गांव को, समाज को, इस क्षेत्र को, इस जिला को कमजोर करने के लिए विपक्ष सब दलबंद हो चुके हैं। इस समय में, इस परिस्थिति में हम तमाम को एक होकर, एक बुद्धि होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप इस आवश्यकता को महसूस नहीं करेंगे। रही बात घर घर जाओ कांग्रेस जिताओ अभियान, आपके वार्ड में भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने क्रियाशील सदस्यता वितरण किया था। ये आपके सलाह से इस वार्ड में वितरण हुआ होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ही एक जगह बैठकर इसी तरह तिरपाल बिछाकर ये आप लोगों ने भी क्रियाशील सदस्यता वितरण किए होंगे। उसमें कमी कमजोरी हुआ होगा तो आगामी दिन में उसको सुधारा जा सकता है। जब ये क्रियाशील सदस्यता बन रहा था
तो हमने अपने क्षेत्र के अपने इस वार्ड के कार्यकर्ता महोदय से यही अनुरोध करते थे कि ये जो क्रियाशील सदस्यता आप लोग बना रहे हैं, सूझबूझ करके हर वर्ग, हर जात, हर तबका, छोटा बड़ा सबको लेकर, महिला सबको सहभागिता जनाइए, क्योंकि नेपाली कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया, सबको लेकर चलने का है। जो मुहिम हमारे मरहूम शेख इदरीस साहब ने जो अभियान चलाया था, उसी अभियान को हमारे पिता ने भी, चाहे जो भी संघर्ष करना हो, उस संघर्ष करके भी आप लोग की राय से पार्टी चलाया। तो उस वक्त जब आप क्रियाशील सदस्यता बनाए थे तो सब वर्ग को समेटे हुए, तो आज ये अभियान चलाने में आपको दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जब वितरण सदस्यता वितरण किए थे तो सर्वसाधारण से था, तो आज घर जाने में भी किसी को समस्या नहीं होगा। तो ये नेपाली कांग्रेस पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, एक पब्लिक बेस्ड पार्टी है, सिर्फ कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी नहीं। तो नेपाली कांग्रेस का जो संगठन है, जो आप इस पार्टी के रीढ़ है, आप ही के वजह से आज नेपाली कांग्रेस जिंदा है, क्योंकि आपके नेता आज जेल में होने के बावजूद भी आप इतने लोग यहाँ पे हाजिर है। इससे पता चलता है कि नेपाली कांग्रेस पार्टी का रीढ़, नेपाली कांग्रेस का सारा चीज आप ही काज करता है। तो हमने शुरू से ही कहा था कि ये जो स्थानीय चुनाव का जो अभियान चल रहा है, इस स्थानीय चुनाव में हर घर में अगर आप लोग एकदम सही हिसाब से अगर आप क्रियाशील सदस्य वितरण किए होंगे, तो हर घर में अगर 50 सदस्य इस गांव में अगर बनाए होंगे, हर घर को पकड़े होंगे, हर वर्ग को पकड़े होंगे, तो आज इसी वार्ड में हर घर को भी अगर पकड़ लीजिए तो 4, 5, 6 सदस्य हर घर में, और जिस घर में क्रियाशील सदस्यता हो जाता है तो उस व्यक्ति का, उस क्रियाशील सदस्य का कर्म बनता है और धर्म भी बनता है कि नेपाली कांग्रेस के साथ हर वक्त के साथ। तो आज इस वार्ड में तो ये हिसाब कीजिएगा, तो इसी वार्ड में सिर्फ क्रियाशील सदस्यता की वजह से हर घर के सदस्य को अगर आप जोड़िएगा तो 250-300 मत नेपाली कांग्रेस का ऐसे ही देता है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत क्या है कि नेपाली कांग्रेस अन्य लोग को जोड़े, नेपाली कांग्रेस को जितने मजबूत कीजिएगा उसी में सबका भविष्य है, हर कार्यकर्ता का भविष्य है, हर लोगों का भविष्य है। लेकिन एक बात हम आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि नेपाली कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ा है, ये इस क्षेत्र का इतिहास है कि जब चुनाव हुआ है सारा विपक्ष एक हो जाता है चुनाव के रात में। तो आप लोग इस हिसाब में ना पड़िएगा कि सब पार्टी लड़ रहा है हम आराम से निकल जाएंगे, ऐसा भूल कभी नहीं कीजिएगा। विगत के चुनाव में जो 2017 के साल में जो चुनाव हुआ था, आप लोगों ने देखे थे कि सारे विपक्ष हिमालय जैसा पार्टी भी अपना वोट बेच दिया आपके नेता को हराने के लिए। उसी तरह ऐसा भी मुहिम चलेगा कि आपको नेपाली कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके उतना वोट नेपाली कांग्रेस के पक्ष में इस वार्ड से कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग फिर इसी तरह बैठेंगे, आप विचार करें। आप लोगों के बीच में विपक्ष लोग आकर बहुत सारा अनर्गल प्रचार करते हैं कि इस क्षेत्र में विकास नहीं होगा। उसी संबंध में आप लोगों के बीच में मैं खुदागत रूप से कुछ बात रखना चाहता हूँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार सदियों से आपके लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए सदियों से लड़ा है। हमारे परिवार आप लोगों के साथ मैं इस मंच में से देख सकता हूं कि मेरे मरहूम शेख इदरीस साहब के साथ भी कुछ कार्यकर्ता जो उनके साथ संघर्ष किए थे चैनपुर में रहकर, वो लोग भी आज भी यहाँ उपस्थित हैं। उसी के साथ हमारे पिता के साथ जो 40 साल का जो बहुदलीय प्रजातंत्र लाने के लिए जो संघर्ष हुआ था, उनके कंधों में कंधे मिलाकर उनको साथ दिया था, आज भी वो लोग यहाँ पे उपस्थित है। तो मुझे गर्व लगता है कि वो
कार्यकर्ता जिसके वजह से नेपाली कांग्रेस इस क्षेत्र में, इस जिला में पहचाने जाते हैं, वो आपका भरोसा उस दिन भी था, भरोसा और साथ आज भी है। तो विकास का बात लोग करते हैं तो लोग हिसाब करना भूल जाते हैं कि जब हमारे पिता जब इस क्षेत्र के सांसद बनकर आप लोगों का सेवा कर रहे थे तो उस वक्त आपके एमपी को कोई बजट नहीं था। बजट कभी 1.5 लाख होता था, तो कभी 2 लाख होता था, कभी 5 लाख होता था। तो मंत्री बनते थे तो अलग से केंद्र से बजट लाकर रोड बनाए हो, तो हॉस्पिटल बनाए, बिजली का तार बिछाए, टेलीफोन का भी तार बिछाने का प्रयास युद्ध काल में किए। तो आप ही लोग का सेवा किए, लेकिन जब युद्ध काल माओवादी ने जब बंदूक उठाया तो आपके नेता के साथ साथ आप लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। लोग भौतिक आक्रमण से लेकर हमारे परिवार को भौतिक आक्रमण का प्रयास किया, घर में बम मारने का प्रयास किया, घर में आग लगाने का प्रयास किया। कैसे इस क्षेत्र को नेपाली कांग्रेस को कमजोर कर सकते हैं, उसका अनवरत रूप से जो विपक्ष है आपका लगा रहा, लेकिन आप लोग के शक्ति से, आप लोग का साथ की वजह से वो विफल रहे और हम लोग कामयाब रहे। तो बजट बहुत कम था, फिर भी 20-25 इसी हमारे पिता ने केंद्र से बजट लाकर विकास हुआ। लेकिन जब 72 साल का जब संविधान बना तो इस देश में 3 तह का सरकार बनाने का परिकल्पना संविधान ने किया, जिसके तहत स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार और संघीय सरकार का परिकल्पना किया गया। तो उस परिकल्पना के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आपके गांव घर में सरकार सिंह दरबार होकर आपके गांव में आ चुका है, यही पे कार्यालय है। आज यही से भत्ता सब वितरण जो होता है, बच्चा का भत्ता वितरण हो, हर किस्म का जो नेपाल सरकार जो आपको सेवा आपके घर में आके दे रहा है, ये 72 साल का संविधान बनने के बाद ही ऐसा। तो नेपाली कांग्रेस पार्टी आपका जो नेतृत्व में जो संविधान बना, उसके बाद आज आप हिसाब कीजिएगा तो इस क्षेत्र में 50 करोड़ के हाराहारी में एक साल में बजट चलता है। मैं आपका उसको हिसाब इस क्षेत्र में 4 नगरपालिका, 2 विधायक विधानसभा, 1 संघीय निर्वाचन क्षेत्र इसी क्षेत्र में पड़ता है। शुरू में आपके माननीय को 4 करोड़ बजट दिया गया था, 2 साल से माननीय का बजट भी हटा दिया गया है। अब आपके माननीय के पास बजट नहीं है, अब आपके माननीय के पास इस देश में बजट नहीं दिया जाता है। तो रही बात बजट, तो 45 से मानिए 50 करोड़ बजट इस देश में, इस क्षेत्र में एक साल में बजट विकास के लिए आता है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि 50 करोड़ जो बजट है उसको विकास में खर्चा करने के लिए आपको स्थानीय भी जितना होगा, आपको प्रदेश भी जितना होगा, आपको संघीय क्षेत्र भी जितना होगा। तो इस तरह से आप 50 करोड़ का बजट को नेपाली कांग्रेस प्रयोग कर सकता है तीनों तह के सत्ता में बैठकर। अब हिसाब लगाइए, कल 1 साल में 5 लाख में भी रोड बना था। आज इस क्षेत्र में 50 करोड़ रुपया होने के बावजूद भी विकास उस लेवल का नहीं है जितना होना चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि अनुपात देखिएगा तो उस वक्त में जो विकास हुआ था उसके हाराहारी में आगे में विकास नहीं हुआ। तो इसे हमें ये समझ में आती है कि विकास के लिए पैसा जरूरत नहीं है, नियत और सोच जरूरी है। अगर आपका सच्चा सोच होगा विकास करने के लिए तो इस क्षेत्र में नहीं, हर जगह विकास होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि ये जो स्थानीय चुनाव जो पहले से बैसाख 20 गते जो होने जा रहा है, ये एक बेस बनने जा रहा है, एक बुनियाद है जिस एक नींव खड़ा कर रहा है, जिसके ऊपर आप लोग इमारत खड़ा करने वाले हैं। तो आज स्थानीय चुनाव में हम लोग कैसे सफल होंगे, इस नेपाली कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व कैसे मिलेगा इस स्थानीय में, ये हम लोग को गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। तो नेपाली कांग्रेस पार्टी
आप भी लोग के इस समाज में बैठकर आप लोग के राय सलाह से आगामी दिन का रणनीति तय करना होगा कि नेपाली कांग्रेस पार्टी इस नगर पालिका में 9 वार्ड सदस्य और प्रमुख और उप प्रमुख पद कैसे जीता जाएगा, पहले उसमें हम लोगों को केंद्रित होना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस उपस्थिति को देखकर ये वार्ड में नेपाली कांग्रेस का पर्चा लहरेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। रही बात, आज हमारा समाज एकदम विकसित हो चुका है, सामाजिक संजाल से हो, रेडियो मार्फत हो, टेलीविजन मार्फत हो, लोग मोबाइल में देखकर इस देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा हो, लोग चौक चौराहे पर बैठकर अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर अपने मित्र से बैठकर सर सलाह करते हैं इस क्षेत्र का, इस देश का मुद्दा क्या है। तो आज एक एमसीसी भी एक मुद्दा बना है, बहुत लोगों से सुनते हैं, फोन पर पूछते हैं कि एमसीसी क्या है। तो ये एमसीसी के बारे में आप लोग को कुछ लोग अनर्गल प्रचार किए हुए हैं कि एमसीसी से अमेरिकी सेनाएं हैं। जब इस देश में जब ब्रिटिश लोग जब इस देश को कब्जा करना चाहते थे, उस वक्त नेपाल बड़ा देश तो था लेकिन कमजोर था। उस वक्त जब भारत में जब ब्रिटिश लोग सत्ता पर थे तो नेपाल में उस वक्त से ही नेपाल पर किस तरह कब्जा किया जाए वो लोग षड्यंत्र करते आए। जब उस वक्त नेपाल को अपने अधीन में नहीं रख सका तो आज 21वीं शताब्दी में हर जनता एक सुसूचित जनता हो चुका है, एक पढ़े लिखे जनता हो चुके हैं। तो आज मुझे नहीं लगता है कि कोई देश हमारे नेपाल पर कोई किसी का आँच और कोई किसी का षड्यंत्र कर सकता है। तो एमसीसी एक विशुद्ध विकास परियोजना है जिसके तहत हमारे देश में रोड बनना है, बिजली का तार बिछाना है। ये इस देश में आप लोग को मालूम होगा कि हमारे देश को चलाने के लिए आंतरिक ऋण लिया जाता है, विदेशी ऋण लिया जाता है और कुछ देश को अनुदान देते हैं। तो ये एमसीसी जो विकास परियोजना है ये एक अनुदान नेपाल में वो फ्री में पैसा दे रहा है नेपाल को अमेरिका कि आप लोग अपने देश को विकास कीजिए। तो आज ये विकास जो परियोजना है इससे कोई सेना नहीं आने जा रहा, हमारा देश विकास होगा। और ये नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जो आज हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के आह्वान से, उनके सूझबूझ निर्णय से, उनके दूरदर्शी निर्णय से इस देश को संकट में जाने से एक बार बचा लिया। और रही बात आपके बीच में आज विभिन्न किस्म का पार्टी सब प्रचार प्रसार करने आएंगे, कोई कम्युनिस्ट पार्टी आएगा, आप लोग को अनर्गल प्रचार करेगा कि अपने को वोट दे। तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग सशक्त रूप से वैसे पार्टी का प्रतिवाद करें जो पार्टी आपके नेता को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आज मुझे लगता है कि आप तमाम के मन को ये सरकार ने अपमान किया। आपके मतों से आपके नेता जो निर्वाचित हुए थे उनको सेवा करने का मौका नहीं दिया और आप लोगों से छीनकर आज जेल में रखने का काम किया है। तो आप लोगों को उन लोगों को मत से भी जवाब देना है और अपने आवाज से भी प्रतिवाद करना है कि आपने जो मत दिया था उसका ये पूर्वज सरकार ने आपका मत का अपमान किया था कि आपके मत उनके पक्ष में था, लेकिन आपके मजबूती देखकर ये कम्युनिस्ट सत्ताधारी जो इससे पहले सरकार बनाया था 2/3 का सरकार, आपके मतों का अपमान किया, आपके विचार का अपमान किया और आपको कमजोर करने के लिए अनवरत रूप से श्रृंखलाबद्ध रूप से आपको कमजोर करने के लिए लगा होगा। तो मेरा सादर अनुरोध है कि जब वो लोग आपके बीच में आवे तो आप लोग प्रश्न कीजिए कि हमारा क्या गलती था, हमारे नेता का क्या गलती था कि आप लोगों ने उनको झूठा मुद्दा लगाकर फंसाने का काम किया।
रही बात ये आपके नेता के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है, आप लोग इस चुनाव के मार्फत इस देश को जानकारी देना होगा। मत का अधिकार प्रयोग कर नेपाली कांग्रेस जांची छाप में मोहर लगाकर आप इस तमाम षड्यंत्रकारी को जवाब देना होगा और उनके ऊपर जो झूठा मुद्दा लगाया गया है उसका मत से आपको जवाब देना होगा। और आपको ये जो विचार है कि उनको झूठा मुद्दा लगाकर फंसाया गया है उनको निकाला जाए, उस बात को अनुमोदन करने के लिए भी इस क्षेत्र से, इस वार्ड से, इस नगर से अधिक मत नेपाली कांग्रेस को देना होगा, ताकि केंद्र के नेता भी जाने कि उनके नेता को जेल में रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेपाली कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके लिए आज भी उतना ही साथ है और संघर्ष में लड़ने के लिए तैयार है। अब रही बात अभी आगामी बैसाख 20 गते जो चुनाव होने जा रहा है, इसी तरह हम लोग बैठेंगे, तिरपाल पर बैठकर बात विचार होगी कि किस तरह आगामी दिनों का रणनीति तय करना है। हम लोग तिरपाल पर बैठकर आप लोग इसको राय सलाह लेकर इस वार्ड का निर्णय हो, चाहे सदस्य का निर्णय हो, वो निर्णय लिया जाएगा। और आगामी दिनों में जो कमी कमजोरी हुई है, ये स्थानीय सरकार नेपाली कांग्रेस को जिताने के बावजूद भी मैं आप लोगों से कमी कमजोरी के लिए, मेरे गार्जियन नहीं होने की वजह से भी मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी करता हूं कि मेरे पिताजी ने जो आप लोगों से वोट मांगा था, अगर उसमें कुछ कमी हुई होगी 2-2.5 वर्ष से उनकी अनुपस्थिति में, उनको आप क्षमा कर दीजिए। फिर से नेपाली कांग्रेस को इस स्थानीय में जिताइए, ताकि इसी तरह बैठकर इस नगर का कैसा नक्शा होगा वो तय इस तिरपाल पर बैठकर हम लोगों को करना है आने वाले दिनों। और यही करते हुए मैं आप लोगों से फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य धारण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी साथ दिए और आगामी दिनों में कंधे में कंधे मिलाकर नेपाली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप एक कठोर सोच के साथ आगे बढ़िएगा और नेपाली कांग्रेस को जिताइएगा। यही कहते हुए मैं अपना मंतव्य खत्म करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम।